Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024880 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 80 का विश्लेषण। पेपर 80 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम है विलोम शब्द। हमें प्रश्न शब्द या गिवन शब्द का एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। शब्द है सम्चुअस, जिसका अर्थ है वैभवशाली और महंगा सा। इंग्लिश में स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति कहता है वी वर ट्रीटेड टू अ सम्चुअस मील, इसका अर्थ हुआ हमें एक बहुत वैभवशाली और महंगा सा भोजन करवाया गया। हमें चाहिए विलोम शब्द। हमारा आंसर होगा इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का अर्थ है सस्ता या किफ़ायती अथवा जिसमें बहुत खर्चा ना हुआ हो। तो सम्चुअस है वैभवशाली और महंगा सा, इनएक्सपेंसिव है सस्ता किफ़ायती। बाकी ऑप्शंस अवश्य देखें। अनरिमिटिंग का अर्थ है लगातार या सतत होने वाला, जिसमें कोई कमी या ढिलाई ना आती हो। अगर आप किसी व्यक्ति को अनरिमिटिंग सपोर्ट देते हैं तो आपका सपोर्ट या समर्थन लगातार रहता है, उसमें कोई रुकावट या ढिलाई नहीं आती, लगातार अनवरत। दूसरा ऑप्शन लुक्रेटिव, एक अच्छा शब्द है। लुक्रेटिव का अर्थ है लाभकारी या कमाईदार। यदि किसी बिजनेस में अच्छी कमाई होती है तो वो एक लुक्रेटिव बिजनेस हुआ, लाभप्रद या लाभकारी। अंतिम ऑप्शन डी, डिटेक्टेबल का अर्थ है जिसका पता लगाया जा सके या जिसे ढूंढा जा सके। यदि किसी चीज़ का कॉज डिटेक्टेबल है तो उसका पता लगाया जा सकता है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन्स पर। निर्देश है सिलेक्ट द मीनिंगफुल एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। हमें इस ब्लैंक में सही ऑप्शन भरना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, और उसकी स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। पढ़ते हैं। द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, इज डैश टू अराइव एट द वेन्यू। वेन्यू का अर्थ है स्थल। किसी सभा, किसी आयोजन के लिए जो स्थल होता है, किसी कार्यक्रम का जो स्थल होता है वो वेन्यू है। विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इज एक्सपेक्टेड टू अराइव। उम्मीद है कि वे आधे घंटे में वेन्यू पर पहुंच जाएंगे। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक्सेप्टेड का अर्थ तो स्वीकृत होता है। ऑप्शन बी और डी एक्सपेक्टेड की गलत स्पेलिंग से। एक्सपेक्टेड है उम्मीद होना, अपेक्षा होना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन्स पर। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमें एक वाक्य मिला है जिसमें एक रेखांकित खंड है, जिसमें एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का प्रयोग किया गया है। हमें उसे सही करना है। सही विकल्प को चुनकर पीटर वॉज ब्रॉट इन द पेनल्टी एरिया। ये इडियम, ये मुहावरा फुटबॉल से है, सॉकर से है। फुटबॉल के खेल में यदि किसी टीम का कोई खिलाड़ी कोई फाउल कर देता है तो दूसरी टीम को अवसर मिलता है पेनल्टी किक का। ये पेनल्टी किक क्या होता है? फुटबॉल में गोल पोस्ट के सामने 44 गज चौड़ा, 44 यार्ड्स चौड़ा और 18 यार्ड्स गहरा एक रेक्टेंगल होता है, एक चौखाना होता है। वहाँ से खिलाड़ी सीधे गोल पोस्ट में किक मार सकता है। इस अवसर को पेनल्टी किक कहते हैं। अगर आपने फाउल किया तो दूसरी टीम को यह अवसर मिलेगा। इसके लिए इडियम है टू बी ब्रॉट डाउन इन द पेनल्टी एरिया। तो इस टीम ने कुछ फाउल किया, दूसरे को अवसर मिला, उस अवसर को कहते हैं टू बी ब्रॉट डाउन इन द पेनल्टी एरिया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉज ब्रॉट डाउन इन द पेनल्टी एरिया। हमारे क्वेश्चन में ब्रॉट के बाद डाउन नहीं है। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं। वॉज ब्रॉट डाउन ऑफ नहीं, वॉज ब्रॉट ऑफ नहीं, वॉज ब्रॉट ऑन नहीं। इडियम है टू बी ब्रॉट डाउन इन द पेनल्टी एरिया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन्स पर। निर्देश है आइडेंटिफाई द एरर इन द यूज ऑफ द अंडरलाइंड प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे एक वाक्य है, उसमें एक रेखांकित अंडरलाइन प्रेपोजिशन है। हमें इसे सही करना है। सही ऑप्शन को चुनकर पढ़ते हैं। राधिका इज नॉट केपेबल। केपेबल का अर्थ है सक्षम। ऑन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट का अर्थ है हिस्सा लेना। इन अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, एक राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में। केपेबल ऑन नहीं, केपेबल ऑफ, सक्षम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, केपेबल ऑफ, सक्षम। पार्टिसिपेटिंग है हिस्सा लेना।
बाकी के जो ऑप्शन है केपेबल अबाउट, ऑन और एट, केपेबल के साथ नहीं जुड़ सकते। सही ऑप्शन सिर्फ ऑफ होगा, केपेबल ऑफ, सक्षम। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा निर्देश है दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलें। हमें एक एक्टिव वॉइस का वाक्य मिला है, बदलना है इसे पैसिव में। पढ़ते हैं, दे कैंसल्ड द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। ड्यू टू का अर्थ है के कारण, बैड वेदर है खराब मौसम। उन्होंने खराब मौसम के कारण मीटिंग को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, जब भी आप किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलें तो सबसे पहले दिए गए सेंटेंस के टेंस को पहचानें। सब्जेक्ट दे के साथ कैंसल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये टेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो नए सब्जेक्ट के साथ जैसी भी आवश्यकता हो वॉस अथवा वर आएगा और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हमारा आंसर वही सही होगा जिसमें द मीटिंग वॉज कैंसल्ड हो। सबसे पहले देखें, द मीटिंग वॉज कैंसल्ड कितने ऑप्शंस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर, दे नहीं द होना चाहिए। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। द मीटिंग इज कैंसल्ड बिल्कुल नहीं, हमारा मूल वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का था, प्रेजेंट में पैसिव नहीं बनाया जा सकता। दे कैंसल्ड द मीटिंग, नहीं ये तो एक्टिव ही है, पैसिव हुआ ही नहीं। एंड बैड वेदर वॉज द कॉज, ये तो पैराफ्रेज है और इसमें वॉइस भी नहीं बदला गया है। द बैड वेदर इज द रीजन दे कैंसल द मीटिंग, बिल्कुल नहीं, हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है और हमारा टेंस प्रेजेंट नहीं पास्ट होना चाहिए। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण मीटिंग को रद्द कर दिया गया। हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब की बार हमें मिला है पैसिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है एक्टिव वॉइस में। पढ़ते हैं, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द मेसन। मेसन का अर्थ है मिस्त्री, मकान बनाने वाले मिस्त्री को, कारीगर को मेसन कहते हैं। विद इन अ शॉर्ट पीरियड, विद इट अ शॉर्ट टाइम और अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो काम है वो मेसन द्वारा, कारीगर द्वारा, मिस्त्री द्वारा थोड़ी समय में, अ शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का अर्थ है थोड़ी सी अवधि में, थोड़े से समय में, थोड़े से काल में पूरा कर दिया जाएगा। फिर से वही बात है, विद्यार्थी ध्यान दें। सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचानें। विल बी फिनिश्ड सिंपल फ्यूचर टेंस है और वॉइस पैसिव है। पैसिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी या शेल बी जैसी भी आवश्यकता हो के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। जबकि एक्टिव वॉइस में विल अथवा शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो। हम देख लेते हैं, हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, द मेसन विल फिनिश द वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। द मेसन विल फिनिश, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सब्जेक्ट ही डूअर है, ये एक्टिव वॉइस हुआ। अन्य ऑप्शन अवश्य देख लें। पहला ऑप्शन है द मेसन विल बी फिनिशिंग, विल बी फिनिशिंग नहीं होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ, हमारा सेंटेंस था सिंपल फ्यूचर का। द मेसन वुड हैव फिनिश, बिल्कुल गलत है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है और ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है, ये कंडीशनल टेंस का कंडीशनल क्लॉज होगा, बिल्कुल नहीं। द मेसन वुड फिनिश द वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम, बिल्कुल नहीं, वुड नहीं, विल होना चाहिए। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ऑप्शन बी कंडीशनल टाइप 3 का कंडीशनल क्लॉज है जहां की वर्ब की फॉर्म का भी गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारा निर्देश था पैसिव को एक्टिव में बदलो, सी भी गलत। हमारा आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन डी, द मेसन विल फिनिश द वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर। हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है। इडियम है मेमोरी लाइक अ सीव। सीव है चालनी जिससे आप कोई चीज़ छानते हैं। पूरी इडियम है टू हैव अ मेमोरी और अ माइंड लाइक अ सीव। इफ़ यू हैव अ मेमोरी और अ माइंड लाइक अ सीव का अर्थ हुआ आपका दिमाग एक चलनी बन गया है, अर्थात दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, आप कुछ याद ही नहीं रख पाते। तो हमारा आंसर होगा टू हैव पुअर मेमोरी।
इफ़ यू हैव अ मेमोरी लाइक अ सीव और यू हैव अ माइंड लाइक अ सीव, आपके दिमाग में चीज़ें रहती नहीं हैं, आप भूल जाते हैं, आपकी मेमोरी कैसी है, पुअर है। लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बीइंग हेल्थी, स्वस्थ होना, बिल्कुल नहीं। फीलिंग इल, बीमार महसूस करना, नहीं। रिमेंबरिंग एवरीथिंग तो उल्टा हो जाएगा, जो कि हमारे अर्थ में चाहिए हमें। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे एक वाक्य है जिसमें एक खंड है, कुछ शब्द हैं जिसमें उन्हें रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, हमें इसका सब्स्टिट्यूशन करना है। इसके लिए सही ऑप्शन चुनना है जो इसकी जगह ले सके। ही विल बी लुकिंग एज इफ ही हैज नॉट स्लेप्ट। एज इफ ही हैज नॉट स्लेप्ट, मानो कि वो सोया ही नहीं हो। ही विल बी लुकिंग नहीं, बात प्रेजेंट की होनी चाहिए, ये खंड का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए सही ऑप्शन से। इसको बदलिए, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसका सब्स्टिट्यूशन कीजिए सही ऑप्शन से। बात प्रेजेंट की है, लगता है कि वो सोया ही ना हो, तो इसका इफेक्ट हमें प्रेजेंट में दिखना चाहिए। विल बी लुकिंग तो फ्यूचर है, गलत है। इसका सब्स्टिट्यूशन सही ऑप्शन होगा ही लुक्स, ये इसका सही सब्स्टिट्यूशन है, सही स्थानापन्न है। ही लुक्स एज इफ ही हैज नॉट स्लेप्ट, ऐसा लगता है उसे देखकर मानो सोया ही ना हो। विल बी लुकिंग गलत था, इसका सही विकल्प होगा, इसका सही सब्स्टिट्यूशन होगा जब हम लगाएंगे ही लुक्स को। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। ही हैज लुक, बिल्कुल नहीं। ही वॉज लुकिंग, पास्ट की बात बिल्कुल नहीं है। ही विल बी लुकिंग या ही विल बी लुक, नहीं। सभी ग्रामेटिकली भी गलत हैं, संदर्भ में भी गलत है। हमारा आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन ए, ही लुक्स। ऐसा लगता है उसे देखकर या ऐसा दिखता है वो, मानो वो सोया ही ना हो। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर हमारा निर्देश है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हमें एक रेखांकित शब्द मिला है, हमें वो ऑप्शन चुनना है जो इसकी स्पेलिंग को ठीक कर रहा हो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का अर्थ है समझना, जो चिकित्सकीय शब्दावली है। टर्मिनोलॉजी का अर्थ है शब्दावली या टर्म्स। किसी फील्ड में काम आने वाले शब्दों के समुच्चय को, सेट को कहते हैं टर्मिनोलॉजी या टर्म्स, हिंदी में शब्दावली। इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, शब्द की सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी वाली, टर्मिनोलॉजी। बाकी ऑप्शंस देखें, सभी में से स्पेल्ट है, सभी में टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स का अर्थ है वो व्यक्ति जो किताबों का प्रेमी हो और किताबें संग्रहण करना, किताबों का संग्रहण करना उसे बहुत पसंद हो। पुस्तक प्रेमी, पुस्तकों का संग्राहक कहलाता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का अर्थ है पुस्तकों का प्रेमी या उनका संग्राहक। बाकी ऑप्शंस अवश्य देखें। फिलेंथ्रोपिस्ट का अर्थ है परोपकारी व्यक्ति, जो व्यक्ति दूसरों का परोपकार चाहता है, परमार्थ चाहता है, उसके लिए काम करता है, संस्थाएं बनाता है, वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट है। स्वर्गीय रतन टाटा एक बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट का अर्थ है भूविज्ञानी, जो भूमि या पृथ्वी की बनावट आदि के बारे में अध्ययन करते हो, वो जियोलॉजिस्ट है, भूविज्ञानी। अंतिम ऑप्शन डी, सोमेलियर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, विद्यार्थी इस पर ध्यान दें। किसी होटल आदि में जो वेटर शराब आदि या मदिरा आदि परोसता है उसे कहते हैं वाइन स्टूवर्ड या वाइन वेटर अथवा सोमेलिये। इसका शुद्ध उच्चारण विद्यार्थी ध्यान दें, सोमेलिये। सोमेलिये का अर्थ है वाइन स्टूवर्ड या वाइन वेटर, अर्थात वो वेटर जो मदिरा या शराब आदि परोसता है उसे कहते हैं सोमेलिये। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही होगा, बिब्लियोफाइल। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, एंटोनिम बताइए दिए गए प्रश्न शब्द का। प्रश्न शब्द है अमेटर, इसके दो उच्चारण हैं, एक तो अमेटर और दूसरा अमेचर। आपको जो अच्छा लगे, अमेटर अथवा अमेचर। ज़्यादा लोकप्रिय है अमेटर अंतर्राष्ट्रीय रूप से, भारत में अमेचर। अमेटर या अमेचर वो व्यक्ति है जो किसी काम को शौकिया करता है, पैसे के लिए नहीं करता। यदि आप गिटार बजाते हैं, अच्छा खासा बजा लेते हैं, पर यह आपकी रोजी रोटी नहीं है, आपका मेन काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप हैं एक अमेटर गिटारिस्ट। यदि मैं क्रिकेट शौकिया खेलता हूं किंतु ये मेरी आय का स्रोत नहीं है, मैं पेशेवर या प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं हूं, तो मैं हूं एक अमेचर या अमेटर क्रिकेटर। हमारा आंसर होगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो व्यक्ति है जो पेशेवर रूप से ये काम करता हो। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा,
ये सभी कौन है? प्रोफेशनल क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। अन्य ऑप्शन अवश्य देखिए। हॉबीइस्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी काम को हॉबी की तरह फॉलो करे। आपका वो शौक है, हॉबी है, तो हॉबीइस्ट तो असल में अमेटर का एक सिनोनिमस शब्द है। डेवटी का अर्थ है श्रद्धालु और लेमन का अर्थ है आम व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो किसी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, ना ही वो क्लर्जी अर्थात क्रिश्चियन धर्म के साधु वर्ग से संबंधित है, वो एक आम आदमी है, आपकी या मेरी तरह, उसे कहते हैं लेमन, आम आदमी। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा, क्योंकि प्रश्न शब्द अमेचर या अमेटर का अर्थ है शौकिया काम करने वाला, प्रोफेशनल का अर्थ है पेशेवर। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइंड सेगमेंट है जिसे हमें बदलना है सही इडियम या मुहावरे से। पढ़ते हैं। द कैंडिडेट अभ्यर्थी ब्लेम्ड द परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम। परसिस्टेंट का अर्थ है जो लगातार बना रहे, सतत। ट्रैफिक जैम एज द रीजन फॉर हिज बीइंग लेट। स्वयं के लेट आने का कारण उस अभ्यर्थी ने लगातार बने रहने वाले ट्रैफिक जैम को बताया। एंड द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर का अर्थ है साक्षात्कार लेने वाला, बिलीव्ड हिम, उस पर भरोसा कर लिया, दो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का अर्थ है संतुष्ट, यद्यपि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। भरोसा कर लिया किंतु पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। हमारे लिए सही इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। व्हेन यू गिव somebody the benefit of the doubt, you believe somebody or whatever he says, though you are not fully convinced. आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आप किसी व्यक्ति को शक का फायदा देते हैं, शक का लाभ देते हैं। अर्थात आप कहते हैं मेरे पास कोई कारण नहीं है तुम पर अविश्वास करने का, इसलिए मैं मान लेता हूं। Gave him the benefit of the doubt. अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। चेंज हिज ट्यून। चेंज योर ट्यून का अर्थ होता है अपना सुर बदलना, अर्थात आप जो पहले कह रहे थे, जो आपकी पहले राय थी, विचारधारा थी, वो आपने बदल ली है। थॉट टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। उसने सोचा, अर्र का अर्थ है गलती करना। गलती करना मानव का स्वभाव है और माफ करना दिव्य स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है, नहीं। डिड नॉट जज द बुक बाई इट्स कवर। यदि आप किसी बुक को इसके कवर से जज करते हैं, इसका अर्थ हुआ बाह्य अपीयरेंस से, जो बाहर से दिखता है उससे आप अपनी राय कायम करते, अंदर नहीं झांकते, गहराई से नहीं समझते। बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, गेव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। उसे संदेह का लाभ दिया, संदेह का लाभ या शक का लाभ दिया, अर्थात पूरी तरह से संतुष्ट ना होने पर भी भरोसा कर लिया। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर। हमें बताना है सिनोनिम इस रेखांकित शब्द का। पढ़ते हैं। केव्स लाइक अजंता लाई इन परपेचुअल डार्कनेस। डार्कनेस है अंधेरा, परपेचुअल का अर्थ है निरंतर, सदा चलने वाला। हमारा आंसर होगा परमानेंट, स्थायी, चिर, सदा रहने वाला। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। एक्सट्रीम है अत्यधिक, ब्रीफ है छोटा, संक्षिप्त, और ह्यूज है विशाल। परपेचुअल है नित्य रहने वाला, सदा रहने वाला। परमानेंट भी स्थायी। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एक प्रश्न शब्द मिला है जिसका हमें एंटोनिम या विलोम शब्द बताना है। प्रश्न शब्द है कंप्लाई। कंप्लाई का अर्थ है किसी चीज़ की अनुपालना करना, जो कहा गया है वो कर दीजिए, तो आप कंप्लाई कर रहे हैं। हमारा आंसर होगा डिनाई। डिनाई का अर्थ है इनकार करना, मना करना। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। इंगेज का अर्थ आप जानते हैं किसी काम में शामिल होना, लगना, उस काम में या बिजनेस में इंगेज होना है। असिस्ट का अर्थ है किसी का सहयोग करना, किसी की हेल्प करना, और एक्सपेक्ट का अर्थ है उम्मीद या अपेक्षा करना। हमारा आंसर डिनाई होगा। कंप्लाई है अनुपालना करना, ओबे करना, डिनाई है इनकार करना, मना करना। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स दैट एरर। नीचे दिए गए वाक्य को 4 खंडों में बांटा गया है, एक खंड में एरर है, वही हमारा आंसर होगा। एन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एन अर्थ नहीं होगा, दी अर्थ होगा। अर्थ, मून, सन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है, जैसे द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, तो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड और अराउंड द सन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी।
इस खंड में एरर है, द अर्थ होना चाहिए था या दी अर्थ होना चाहिए था, मिला है एन अर्थ। एन अर्थ नहीं, दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं, आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में आपकी स्क्रीन पर हमें मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का एक प्रश्न। किसी बड़े वाक्य के 4 खंड किए गए हैं, सेगमेंट्स किए गए हैं और उन्हें एक रैंडम या बेतरतीब क्रम में लिख दिया गया है। हमें उन्हें अनस्क्रैम्बल करना है, सही क्रम में जमाना है। हल करने की विधि से आप वाकिफ हैं, जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर सही क्रम चुनें। पढ़ते हैं, बिटवीन द टू कंट्रीज विल इनएविटेबली, इनएविटेबली का अर्थ है अवश्यम भावी रूप से या अटल रूप से। काउंट द रीसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, रीसेंट है हालिया जो अभी हुआ हो, पॉलिटिकल राजनीतिक है और इंसिडेंट है घटना। अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, पीस प्रोसेस है शांति प्रक्रिया। ये पढ़ लेने के बाद हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है कि अभी कोई हालिया राजनीतिक घटना हुई है और उसका शांति प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव होगा। हमारे पास में जो 2 बेहतरीन लिंक्स हैं वो है CA और BD। सबसे पहले सेगमेंट सी होना चाहिए, यही इंट्रोडक्टरी खंड भी है। द रीसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, जो हालिया राजनीतिक घटना हुई है बिटवीन द टू कंट्रीज, 2 देशों के बीच में जो राजनीतिक हालिया घटना हुई है, विल इनएविटेबली, वह अवश्यम भावी या अटल रूप से काउंट अगेंस्ट, काउंट अगेंस्ट का अर्थ है किसी के खिलाफ गिने जाना, अर्थात किसी के ऊपर नकारात्मक या बुरा असर होना। विल इनएविटेबली अवश्यम भावी रूप से काउंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, और अवश्यम भावी रूप से इसका नकारात्मक असर पड़ेगा शांति प्रक्रिया पर। हमारा आंसर वो सीक्वेंस होगा जिसमें सी के बाद बी हो और बी के बाद डी, CA उसके उपरांत BD। ऐसा आंसर ऑप्शन है सिर्फ डी, पहले C फिर A फिर B और अंत में D, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। सही क्रम है CABD, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न करने की वही विधि है, पहले पढ़ें फिर हल करें। और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट, चीफ है प्रमुख, ऑब्जेक्ट है उद्देश्य, ऑफ हिज थॉट्स विचारों का, अपने विचारों का मुख्य उद्देश्य। फॉर ए वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, वेल एजुकेटेड का अर्थ है सुशिक्षित, इंटेलेक्चुअल का अर्थ है बौद्धिक या बुद्धिशाली। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ये फिजिकली असंभव है। इनको पढ़ लेने के बाद हमें अच्छा खासा अनुमान लग गया है कि किसी बौद्धिक सुशिक्षित व्यक्ति के लिए सही नहीं है कि वह धन को अपना एकमात्र लक्ष्य बना ले। हमारे पास में जो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं DC और AB। सबसे पहले D इंट्रोडक्टरी खंड है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी है हमारे पास इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ये फिजिकली असंभव है। फॉर अ वेल एजुकेटेड, किसी सुशिक्षित, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक या बुद्धिशाली, और ब्रेव मैन, सुशिक्षित बुद्धिशाली या फिर बहादुर व्यक्ति के लिए क्या करना, टू मेक व्हाट, मेक मनी, कि वो बना ले धन को प्रमुख उद्देश्य अपने विचारों का। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें डी के उपरांत C और उसके उपरांत A और B हो, DCAB। जिस ऑप्शन में ये सीक्वेंस है वो है मात्र ऑप्शन B, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। हमें एक वाक्य मिला है जिसमें एक रेखांकित खंड है, हमें रेखांकित या अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। सही ऑप्शन से पढ़ते हैं, महेश's एटीट्यूड, एटीट्यूड का अर्थ है रवैया या दृष्टिकोण। अनॉयड मी एंड आई ब्लू इनटू, एंड आई ब्लू इनटू नहीं होगा, एंड आई ब्लू अप। आप अपना आपा खो दें, एकदम से गुस्से में आ जाएं, यू ब्लो अप। वैसे तो किसी बम आदि का फटना भी ब्लो अप है, और अपना आपा खो देना, एकदम से गुस्से में आ जाना भी ब्लो अप है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, महेश's एटीट्यूड, महेश का जो रवैया था, तरीका था। अनॉयड मी एंड आई ब्लू अप, महेश का रवैया, तरीका, जो व्यवहार का दृष्टिकोण था, उसने मुझे चिढ़ा दिया और मैं एकदम से गुस्से में आ गया, मैंने आपा खो दिया। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। अनॉयड मी एंड आई ब्लू ओवर, ब्लू ओवर नहीं होगा, ब्लो ओवर का अर्थ होता है जब कोई संकट आदि टल जाए। अनॉयड मी एंड आई ब्लू ऑफ बिल्कुल नहीं, ब्लू ऑफ भी नहीं, गुस्सा होने के लिए सही शब्द है ब्लो अप, एंड आई ब्लू अप।
आप कहेंगे ऑप्शन सी क्यों नहीं, ब्लो अप तो गुस्सा होना होता है, लेकिन हमारा वाक्य पास्ट टेंस का है, अनॉयड पास्ट टेंस है, मी एंड आई ब्लो नहीं ब्लू होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी, मैं एकदम से गुस्से में आ गया, मैंने आपा खो दिया। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड सब्सटेंशियल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। नीचे हमें एक वाक्य मिला है, हमें इस वाक्य में उस शब्द को ढूंढना है हमारे आंसर के रूप में जो कि सिनोनिम या पर्यायवाची हो शब्द सब्सटेंशियल का। सब्सटेंशियल का अर्थ है अच्छा खासा, बड़े परिमाण में, बड़ी मात्रा में। पढ़ते हैं द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट है वैज्ञानिक, हाइपोथेसिस का अर्थ है परिकल्पना। कोई विचार जो आप लाते हैं उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। अभी तक वो सिद्ध नहीं हुआ पर आपके प्रयोग का वो आधार है, ये जब सिद्ध हो जाएगा तो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो परिकल्पना जो वैज्ञानिक की परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, वो सब्सटेंशिएटेड, सब्सटेंशिएट का अर्थ है पुष्ट करना या साबित करना। किसी चीज़ को आप साबित करें, कंफर्म करें, पुष्ट करें तो आप उसे सब्सटेंशिएट करते हैं बाय एक्सटेंसिव रिसर्च। एक्सटेंसिव का अर्थ है व्यापक, व्यापक मीन्स बड़े लेवल पर, काफ़ी डिटेल्ड। रिसर्च का अर्थ आप जानते हैं, रिसर्च है अनुसंधान, एंड एक्सपेरिमेंटेशन का अर्थ है प्रयोग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सटेंसिव। सब्सटेंशियल है काफ़ी सारा, विस्तृत। एक्सटेंसिव का अर्थ भी है विस्तृत या काफ़ी अधिक। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। सब्सटेंशिएटेड आप सीख चुके हैं, पुष्ट किया जाना, कंफर्म किया जाना या साबित करना। एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस परिकल्पना, जिस पर आप अनुसंधान करते हैं और वो सिद्ध हो जाए तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड। हमें दो ब्लैंक्स मिले हैं और निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन्स टू फिल इन द ब्लैंक। अब की बार दो ब्लैंक्स हैं। होमोफोन्स का अर्थ है वे शब्द जिनका एक सा उच्चारण हो, होमोफोन्स हैं। हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, द डॉग टुक अ पॉज। पॉज का अर्थ है रुकना। डॉग थोड़ा सा रुक गया ड्यूरिंग हिज वॉक, अपनी वॉक में, एंड लिफ्टेड हिज पॉज। पॉज का अर्थ है पंजे। तो डॉग रुक गया अपनी वॉक के दौरान और उसने अपने पंजे उठाए टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड। टायर्ड है थका हुआ, ये दर्शाने के लिए कि वो थका हुआ था। पॉज और पॉज होमोफोन्स हैं, एक ही ध्वनि वाले शब्द। पहला पॉज का अर्थ है ब्रेक, किसी चीज़ को काम करते हुए जो आप ब्रेक लेते हैं, रुक जाते हैं, वो पॉज है, ठहरना और ठहराव। जबकि दूसरे पॉज का अर्थ है पंजे। अन्य ऑप्शन अवश्य देखते हैं। पहला ऑप्शन ए पॉज सही विकल्प है। टुक अ पॉज थोड़ा सा रुक गया, विराम लिया, किंतु पोर्स सही नहीं हो सकता। पोर का अर्थ है परोसना या उडेलना। ऑप्शन बी पोर्स गलत है, उडेलना। जबकि दूसरा ऑप्शन जो इसी का होमोफोन है, इसी उच्चारण से आता है, पोर का अर्थ है छिद्र। जैसे आपकी त्वचा में पोर्स हैं, छिद्र हैं जिनसे पसीना बाहर आता है। ऑप्शन सी पॉज और पॉज दोनों होमोफोन्स गलत क्रम में लगा लिए गए हैं। होना चाहिए द डॉग टुक अ पॉज, थोड़ा सा विराम लिया, रुका, ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज पॉज, अपने पंजे उठाए, ये दर्शाने के लिए कि वो टायर्ड था, थका हुआ था। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन डी हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96 से 100 अंतिम 5 प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट जिसे कहते हैं क्लोज टेस्ट। इसे हल करने की विधि से आप वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़े, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके बाद हल करें और हमेशा ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। पढ़ते हैं आई हैव अ फ्यू थॉट्स फॉर यू। अ फ्यू है कुछ, थॉट्स हैं विचार। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विचार हैं। डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू डैश। डोंट लीव मत छोड़ो मीन्स आप मत छोड़ो। सामने वाले व्यक्ति को जब हम संबोधित करते हैं तो यू लिखने की आवश्यकता नहीं होती। डोंट लीव मीन्स यू डोंट लीव। मत छोड़िए योर हार्ड वर्क, अपने परिश्रम को, टू डैश इफ़ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट। गो टू द एफर्ट टू डू समथिंग का अर्थ होता है कोई परिश्रम या मेहनत करना किसी उद्देश्य या काम के लिए। टू कंप्लीट अ डायलॉग, डायलॉग है संवाद, दो लोगों में जो बातचीत है वो डायलॉग है। डैश फ्रिटर अवे, फ्रिटर अवे का अर्थ है फिजूल गंवाना। ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड, वो सारा अर्थ जो आपने क्रिएट किया,
बाई ट्रस्टिंग योर मेमोरी। ट्रस्टिंग है भरोसा करना, मेमोरी है स्मृति। राइट डाउन द डैश ऑफ कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स है निष्कर्ष, डिसीजंस आप जानते हैं फैसले निर्णय, एंड असाइनमेंट्स होता है दिया गया काम या प्रदत्त कार्य। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है। बात हो रही है किसी एक व्यक्ति की दूसरे से, जो सलाह दे रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी स्मृति पे विशेष भरोसा नहीं करना चाहिए, चीज़ों को लिख लेना चाहिए। शायद वो व्यक्ति लेखन के बारे में दूसरे को सलाह दे रहा है। अब हल करते हैं। आई हैव अ फ्यू थॉट्स फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विचार है। डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू डैश, डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू मेमोरी। अपने परिश्रम को सिर्फ मेमोरी यानी स्मृति या याददाश्त के भरोसे मत छोड़िए। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। डायरी आप जानते हैं, नोट्स भी आप जानते हैं, और समवन का अर्थ कोई व्यक्ति आप जानते हैं। डोंट लीव योर हार्ड वर्क, अपने परिश्रम को मत छोड़िए टू मेमोरी, सिर्फ स्मृति या याददाश्त के भरोसे। आगे बढ़ते हुए, इफ़ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग, अगर आपने इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है कोई डायलॉग या संवाद को पूरा करने के लिए, डैश फ्रिटर अवे, डू नॉट फ्रिटर अवे। फ्रिटर अवे का अर्थ होता है फिजूल गंवाना, फिजूल मत गंवाइए। ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड बाई ट्रस्टिंग योर मेमोरी, जो मीनिंग आपने क्रिएट किया है उसको गंवा मत दीजिए फिजूल ही, सिर्फ अपनी स्मृति पर भरोसा करके। तो सिर्फ स्मृति पर भरोसा ना कीजिए। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। डज नॉट नहीं हो सकता, हम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट यू है, डज नॉट नहीं हो सकता। डिड नॉट और हैड नॉट बिल्कुल नहीं हो सकते, इनका संबंध पास्ट टेंस से और हमारी बात प्रेजेंट में हो रही है। डू नॉट या डोंट। आगे बढ़ते हुए, डू नॉट और डोंट फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग, वो सारा अर्थ यू क्रिएटेड बाई ट्रस्टिंग योर मेमोरी, सिर्फ अपनी स्मृति पे भरोसा करके। राइट डाउन द डैश ऑफ कंक्लूजन्स, राइट डाउन द डिटेल्स, डिटेल्स है बारीकियां या विस्तृत बातें, उन विस्तृत बातें या बारीकियों को आप लिख लें। राइट डाउन का अर्थ होता है लिखना, ऑफ कंक्लूजन्स अपने निष्कर्षों, डिसीजंस निर्णयों, और असाइनमेंट्स का अर्थ होता है प्रदत्त कार्यों की बारीकियों या विस्तार वाली जो विस्तृत बातें हैं उन्हें लिख लीजिए, सिर्फ स्मृति पर मत रहिए। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। टाइटल्स का अर्थ है शीर्षक, फेलियर्स है नाकामियां, और शॉर्टकट्स आप जानते हैं। हमारा आंसर होगा डिटेल्स। राइट डाउन द डिटेल्स, उन सभी बातों को लिख लीजिए ऑफ कंक्लूजन्स, डिसीजंस एंड असाइनमेंट्स। रिमेंबर टू रिकॉर्ड डैश, रिमेंबर टू रिकॉर्ड हु डज वॉट, रिकॉर्ड कीजिए और याद रखिए आप रिकॉर्ड करें कौन क्या करता है, हु डज वॉट बाई व्हेन, उस संवाद आदि में कौन क्या करता है, इस बात को रिकॉर्ड करना याद रखिए कि आप उसको लिख लें, रिकॉर्ड कर लें। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। विच नहीं हो सकता, व्यक्ति की बात है, दैट भी नहीं, whom भी नहीं हो सकता, हमें चाहिए सब्जेक्ट प्रोनाउन हु, ना कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हूँ। आगे बढ़ते हुए, Who does what and by when, revisit your notes। revisit का अर्थ है किसी चीज़ पर फिर से जाना, जो आपने लिखा उसको फिर से देखें तो आप उसे रिविजिट कर रहे हैं। revisit your notes, जो आपने लिखा है अपने नोट्स को रिविजिट करें, फिर से देखें। at key times, महत्वपूर्ण समयों पर, and dash the assignments and review, रिव्यू का अर्थ है समीक्षा करना, हम भी तो अन्य ऑप्शंस को रिव्यू करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। महत्वपूर्ण समयों पर उन्हें रिविजिट कीजिए एंड रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए। दी असाइनमेंट्स, जो आपका प्रदत्त काम है, जो आप कर रहे हैं वो आपके असाइनमेंट्स हैं, उनकी फिर से समीक्षा कीजिए। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें, विद्यार्थी अन्य ऑप्शंस को हमेशा ध्यान से देखें, इग्नोर ना करें। अब्लिटरेट का अर्थ है किसी चीज़ को समूल नष्ट करना या एक्सटर्मिनेट करना। अब्लिटरेट है समूल नष्ट करना, मिटा देना, एक्सटर्मिनेट करना। इंट्रोस्पेक्ट का अर्थ है अपने अंदर झांकना, अपने अंदर अवलोकन करना। स्पेक्यूलेट के कई अर्थ हैं, प्रमुख अर्थ है सट्टेबाजी करना और तुक्के लगाना या अंदाज़ा लगाना। हमारा आंसर होगा रिव्यू एंड रिव्यू दी असाइनमेंट्स। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 80 का। एनालिसिस में सीखे गए नियमों का अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत बेहतर होगा उन वर्ड्स का अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में प्रयोग करें। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।